Chapters 1317 Tea Competition, 1318 Story of the Moon Festival, 1319 Poem Competition, 1320 Please Evaluate. चैप्टर स्टार्ट किया। उसी लियू ने विलो स्पाइरल टी का सिर्फ एक ही कप बनाया जो फैंग युआन को दिया गया। चाय बनाने के इस तरीके ने यूएस एक कप विलो स्पाइरल टी के मतलब को ही पलट कर रख दिया। फैंग युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला, उसके चेहरे पर खुशी और सरप्राइज का भाव आ गया, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत था, एकदम आईने की तरह। ये सच में अफसोस की बात है। तुम कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, इटर्नल लाइफ के बिना आखिर में हड्डियों का एक ढेर ही बन जाओगी। खूबसूरती तो बस ऊपर की चीज है, लेकिन लोग इसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन ये फेरी टियन लुवा कई में कियाओ सी लियू की पक्की सहेली है, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। बनी हुई चाय का वो इकलौता कप फेरी सी लियू ने फैंग युआन को दे दिया था। लुओ म्यूजी और लू फेई, जो अभी भी चाय चखने का सोच रहे थे, उन्हें ये जवाब मिला। इस वक्त उनके चेहरे काफी उतर गए थे। कियाओ सी लियू मुस्कुराई। विलो स्पाइरल टी तो बस एक छोटा सा फ्रेंडली जेस्चर था। मैं सबके लिए बविचिंग टी लाई हूं, प्लीज टेस्ट कीजिए। उसने अपनी रेशमी आस्तीन लहराई और टेबल पर चाय के 5 सर्विंग आ गए। ये चाय विलो स्पाइरल टी से अलग थी। ये कप में नहीं, बल्कि एक सफेद पोर्सिलेन डिश में थी। इस डिश के बीच में मुट्ठी के साइज की एक ओएस की बूंद थी। ये ओएस की बूंद जड़े की तरह चमक रही थी। उसकी सतह रात की हवा से हल्की सी हिल रही थी, बहुत ही नाजुक लग रही थी। बविचिंग टी तो कियाओ क्लैन की मशहूर चाय है, सोचा नहीं था आज रात इसका स्वाद चखने को मिलेगा। लुओ म्यूजी ने खुद को बहलाने के लिए एक बहाना बनाया, लेकिन असल में उसकी नज़र अभी भी फैंग युआन के सामने रखे इस कप पर टिकी हुई थी। लुंग फेई ने टेबल के नीचे अपनी मुठियां जोर से बैंड कर ली थी। दांत पीसते हुए उसने छोटी पोर्सिलेन डिश उठाई और बविचिंग टी का एक घूंट लिया। अच्छी चाय है, उसने कहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा था। असल में बविचिंग टी विलो स्पाइरल टी से कई गुना बेहतर थी। विलो स्पाइरल टी तो बस कियाओ सी लियू की अपनी क्रिएशन थी, जबकि बविचिंग टी कियाओ क्लैन की सिग्नेचर टी थी। एक सुपर फोर्स की सिग्नेचर टी जाहिर है कियाओ सी लियू जैसे एक अकेले गु इमॉर्टल की बनाई चाय से कहीं ज्यादा बेहतरीन होगी। लेकिन जहां तक लुओ म्यूजी और लू फेई का सवाल था, वो सब बविचिंग टी छोड़ने को तैयार द, बस बदले में विलो स्पाइरल टी का एक सर्विंग पीने को मिल जाए। बविचिंग टी सच में रिफ्रेशिंग है और इसका जायका देर तक रहता है। सी लियू, जब तुम ये चाय ले आए हो तो मैं अपनी अरोरा टी कैसे निकाल सकती हूं? फेरी टियन लू मुस्कुराई। लेकिन कियाओ सी लियू अपनी इस पक्की सहेली से जरा भी लिहाज नहीं कर रही थी। तो मत निकालो, मैं तुम्हारी अरोरा टी पी कर थक चुकी हूं। अभी तो मेन शेंग यू की ड्रंकन फ्लावर्स टी का इंतजार कर रही हूं। सुना है ये चाय उन्हें तब इंस्पिरेशन आई थी जब उन्हें तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ था। पता नहीं आज मुझे इसे चखने का मौका मिलेगा या नहीं। मैं शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं। शेंग यू ने अपनी नाक रगड़ी और थोड़ी परेशानी भरी मुस्कान दी। मेरी ड्रंकन फ्लावर्स टी एक मामूली सी क्रिएशन है, वो आज के लिए उतनी खास नहीं है। फेरी टियन लू भी अपना मुंह ढककर मुस्कुराई। सी लियू, तुम मेरे प्यारे लियू को मुश्किल में डाल रही हो, ये आदत अच्छी नहीं। ड्रंकन फ्लावर्स टी सिर्फ मैं पी सकती हूं, बाकी लोग सपने देखना बैंड कर दें। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। उसके पास बैठे गु इमॉर्टल शेंग यू ने फेरी टियन लू को प्यार भरी नजरों से देखा। टेबल के नीचे अन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। कियाओ सी लियू ने एक गहरी सांस ली। ओह, पता नहीं मुझे कब कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे लिए एक चाय बनाएगा। उसके इस धीमे से सवाल में एक उदासी का एहसास था। उसी पाल चांदनी पवेलियन के अंदर आई। चांदनी रात में एक खूबसूरत लड़की का इस तरह आ भरना सच में एक बहुत ही प्यारा नजारा था। लुओ म्यूजी और लू फेई को अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई। लुओ म्यूजी तो खड़ा भी हो गया। फेरी सी लियू, मेरे पास एक चाय है जिसका नाम 9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस है। ये मेरी अपनी क्रिएशन है फेरी, मैं इस खास मौके पर यह आपको ऑफर करना चाहता हूं। पीछे न रहते हुए लुंग फेई ने भी झट से कहा, मैंने भी अपनी चाय तैयार की है। इसका नाम यिन यांग टी है। इसमें यिन और यांग का साफ फर्क है। फेरी, प्लीज इसे चख कर देखें। इन दोनों गु इमॉर्टल्स ने चाय सिर्फ कियाओ सी लियू को हाई ऑफर की, ठीक वैसे ही जैसे कियाओ सी लियू ने अपनी विलो स्पाइरल टी फैंग युआन को दी थी। कियाओ सी लियू ने दोनों चाय का एक एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, 9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस का नाम बिल्कुल अक्लमंदी से रखा गया है। जैसे ही चाय मुंह में जाती है, उसकी खुशबू जुबान के चारों तरफ फैल जाती है। ध्यान से पीने पर असल में 9 ऐसे पाल आते हैं जब खुशबू तेज हो जाती है। ये सच में अनोखा है। हाँ, फेरी, ये आपकी इतनी तारीफ के लायक नहीं है।
लुओ म्यूजी दिल खोलकर हंसा, उसका पिछला सारा बुरा मूड एकदम से गायब हो गया। कियाओ सी ल्यू ने फिर लुंग फेई से कहा, यिन यांग टी, भले ही ये एक यूनिक क्रिएशन ना हो, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले सुना है। इस चाय को बनाने के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल जब यिन और यांग साफ ना हो, दूसरा लेवल जब यिन और यांग अलग अलग हों, तीसरा लेवल जब यिन में यांग हो और यांग में यिन, यिन और यांग एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हों। लुंग फेई, तुम्हारी स्किल साफ दिखती है कि तुम इस चाय को दूसरे लेवल तक बना सकते हो। पूरे सदर्न बॉर्डर में शायद 10 से भी कम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये तुम्हारे जैसे फुटपाथ गु इमॉर्टल के लिए वाकई बड़ी बात है। चाय, शराब, लजीज खाने, इस दुनिया में ये चीजें मामूली नहीं थी। चाय बनाने के अनगिनत तरीके थे। ये बस इतना सिंपल और हल्का नहीं था कि चाय की पत्तियों को गर्म पानी में डाल दिया। जैसे कि पवेलियन में इमॉर्टल्स द्वारा डिस्कस की जा रही चाय, विलो स्पाइरल टी, बिविचिंग टी, ड्रिंकन फ्लावर्स, 9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेज और यिन यांग टी, ये सभी अधूरी गु रेसिपीज थी। और जब ये गु रेसिपीज पूरी हो जाती और गु इमॉर्टल उस वक्त चाय बनाता, तो वो फूडपाथ गु वॉर्म्स को रिफाइन कर सकता था। फूडपाथ कल्टीवेशन के कई रास्तों में से एक था, बस बात यह थी कि ये कभी फला फूला नहीं। भले ही इसकी अहमियत बहुत थी और इसमें लोगों की काफी दिलचस्पी थी, लेकिन अफसोस, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से दुनिया में फूडपाथ की बहुत कम इनहेरिटेंसेस बची थी। इस लुंग फेई का मेन कल्टीवेशन एक्चुअली फूडपाथ है? फैंग युआन ने लुंग फेई पर एक तेज नजर डाली, अंदर से हल्का सा हैरान था। ये बंदा है कौन? मेरे पास इतने सारे इमॉर्टल गु हैं, अगर मुझे इसकी फूडपाथ इनहेरिटेंस मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। फैंग युआन के दिमाग में तुरंत एक बुरा ख्याल आया। भले ही आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा ना रखें, वो फिर भी आपको नुकसान पहुंचना चाह सकते हैं। फैंग युआन का मन थोड़ा डोल गया। उसकी अभी की ताकत रैंक 8 के नीचे सबसे बेस्ट में से थी। जब वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट करता, भले ही उसके ऑफेंसिव मेथड्स कमजोर थे, लेकिन वो फंग जियोगे के बराबरी में खड़ा हो सकता था। पहले मुझे लुंग फेई का बैकग्राउंड चेक करना होगा और देखना होगा कि मैं उस पर हाथ डाल सकता हूं या नहीं। अगर मैं कर सकता हूं, तो वो ये है कि आइडेंटिटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो ये है कि आइडेंटिटी के साथ फैंग युआन बिल्कुल भी खुलेआम लुंग फेई को नहीं मार सकता था, क्योंकि वो एक राइचस पाथ गु इमॉर्टल था और डिमोनिक पथ के तरीके नहीं अपना सकता था। एक सुपर फोर्स के पास एक अकेले इमॉर्टल से कहीं ज्यादा मजबूत ताकत होती थी, लेकिन ये फोर्सेस आमतौर पर किसी भी गु इमॉर्टल से हल्के में पंगा नहीं लेती थी। यही बात वो क्लैन पर भी लागू होती थी। एक सुपर फोर्स के पास बहुत बड़ी दौलत और बिजनेसेस होते थे। अगर एक गु इमॉर्टल मारा ना जा सका और भाग गया, तो वो सुपर फोर्स के बहुत सारे रिसोर्सेस को तबाह कर सकता था और यूएस सुपर फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता था। वू योंग ने भी इस बात का ख्याल रखा था जब उसने माउंट स्नेल के मामले में माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर को कुछ रियायतें देने का फैंग युआन का आइडिया माना था। बेहतर है कि पहले जांच कर लूं और लू फेई की इनहेरिटेंस की वैल्यू पता करूं। अगर ज्यादा नहीं है तो भूल जाओ। अगर वैल्यू ज्यादा है और मुझे हाथ साफ करना है, तो मुझे बिल्कुल सावधान रहना होगा कि उसकी सोल सेल्फ डेटोनेट ना कर जाए। इमॉर्टल गु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, वो हासिल नहीं किए जा सकते थे। लेकिन फैंग युआन लुंग फेई को मारकर उसकी सोल को पकड़ सकता था, ताकि सोल सर्चिंग करके फूडपाथ इनहेरिटेंस हासिल कर सके। फैंग युआन ने हमेशा फूडपाथ इनहेरिटेंसेस से बड़ी उम्मीदें रखी थी। अफसोस, अच्छे मौकों की कमी के कारण वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया था। जब कोई अच्छा मौका नहीं था, तो उसी खुद ही हाथ पैर मारने दी और दूसरों को लूटना था। फैंग युआन को जरा भी पछतावा नहीं था। बहुत से गु इमॉर्टल्स इस बात का ख्याल रखते थे कि जब तक दूसरे अन पर हमला ना करें, वो अन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फैंग युआन एक ऐसा इंसान था जो भले ही दूसरे यूएस पर हमला ना करें, वो अन पर हमला करने चला जाता था। मैंने ये चाय 7 दिन और 7 रातों तक बनाई है, फेरी, अब आपकी तारीफ सुनकर सारी मेहनत वसूल हो गई। लुंग फेई की आवाज में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। उसने फिर फैंग युआन को देखा और एक हल्के से चैलेंज के अंदाज में कहा, पता नहीं लॉर्ड वू ये है हमें कौन सी चाय दिखाने वाले हैं? उसी जरा भी अंदाजा नहीं था कि फैंग युआन पहले से ही उसी मारने के प्लान्स बना रहा था। ईस्टर्न सी रिसोर्सेज के मामले में सबसे रिच रीजन है। वू ये है ने कई साल ईस्टर्न सी में गुजारे हैं। वो जो भी चाय लाएंगे, वो यकीनन सबसे बेहतर होगी और टॉप की चाय होगी। लुओ म्यूजी वापस बैठ गया और जोश से बोला। फैंग युआन मुस्कराया। यह दोनों कियाओ सी ल्यू के दीवाने द फैंग युआन के खतरे को समझने के बाद उन्होंने चुपके से आपसी सांझ कर ली थी ताकि फैंग युआन को एक अजीब सिचुएशन में डाल सकें।
उन्होंने फैंग युआन की खूब तारीफ की ताकि उसके लिए उनकी रिक्वेस्ट को माना करना मुश्किल हो जाए। कियाओ सी ल्यू ने हल्के से अपनी भुएं सिकोड़ी। लुओ म्यूजी और लुंग फेई के इरादे थोड़े नेक नहीं थे। अगर वो यह ऐसी चाय नहीं दिखा पाया तो सिचुएशन अजीब हो जाएगी, और अगर वो दिखा भी पाया तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। वजह? क्योंकि यह इवेंट कियाओ सी ल्यू ने होस्ट किया था। कियाओ क्लैन की बविचिंग टी मेन टी थी, जबकि दूसरे गु इमोर्टल्स की चाय सप्लीमेंट्री थी। मेहमान को मेजबान से आगे नहीं निकलना चाहिए, यह मून फेस्टिवल का एक अनरिटन रूल था। कियाओ क्लैन शायद इसकी परवाह ना करे, लेकिन वो ये है कि रेपुटेशन को धक्का लगेगा। राइचस पाथ रेपुटेशन की बहुत परवाह करता था, लेकिन फैंग युआन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने सीधे 5 कप चाय निकाली और दूसरों को इशारा किया, प्लीज लीजिए। फेरी टियनलू की आंख चमक उठी, सबसे पहले कप उठाते हुए बोली, मैं बहुत क्यूरियस हूं कि लॉर्ड वू ये है कि चाय कैसी है। लेकिन चाय पीने वाला पहला इंसान वो नहीं बल्कि लुंग फेई था। वो थोड़ा जल्दी में लग रहा था। ये अपने राइवल को नीचे गिराने का सबसे अच्छा मौका था। एक फुटपाथ गु इमॉर्टल होने के नाते वो इस मामले में माहिर था। भला वो ये मौका कैसे छोड़ सकता था। लेकिन एक घूंट पीते ही उसने तुरंत अपनी भुएं सिकोड़ी और थूक दिया। छी, ये कैसी सादी हुई चाय है। बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। लुओ म्यूजी ने भी एक घूंट लिया और कप नीचे रख दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे घटिया चाय है, ये शायद मॉर्टल टी से भी बदतर हो। उसका लहजा एकदम रूड था, अपने राइवल के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। दोनों ने फैंग युआन की रेपुटेशन पर हमला करने का मौका जोर से पकड़ लिया था। फेरी टियनलू सिचुएशन को संभालने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसी पीने के बाद उसने एक लाचार मुस्कान दी। ये चाय नमकीन और कड़वी है, ये समुंदर के पानी जैसी है। फैंग युआन मुस्कुराया और अचानक से मान लिया, ये समुंदर का पानी ही है। क्या तुम सच में समुंदर का पानी लाए हो? क्या तुम फेरी सी ल्यू को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? लुओ म्यूजी और लू फेई ने तुरंत यूएस पर लफ्जों से हमला कर दिया। फैंग युआन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक गंभीरता आ गई। मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, अगर मुझे चुनना ही पड़े तो ये समुंदर का पानी ही मेरी चाय होगी। तुम नहीं समझोगे, मैंने ईस्टर्न सी में एक अकेले कल्टीवेटर की जिंदगी गुजारी है, एक अनाथ जिसका कोई सहारा नहीं था और हर वक्त मेरे सर पर मुसीबतें और परेशानियां मंडराती रहती थी। हर दिन मैं जल्दी उठता और एक कटोरा नमकीन समुद्री पानी पीता, ये खुद को याद दिलाने के लिए था कि आलस ना करूं और मेहनत करता रहूं। पवेलियन में तुरंत खामोशी छा गई। इस खामोशी के बीच कियाओ सी ल्यू ने धीरे से अपना कप उठाया और एक घूंट पिया, फिर धीरे से कप नीचे रख दिया। वो मुस्कुराई, उसके गुलाबी होठ और सफेद दांत खूबसूरत चांदनी से भी ज्यादा चमक रहे थे। ये मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल चाय है, शुक्रिया, ये है। ये चाय अच्छी है, मैं सच में इससे बहुत प्रभावित हुई। लुओ म्यूजी और लू फेई चुप हो गए ये देखकर कि जिस इंसान से वो प्यार करते थी उसने ऐसा जवाब दिया है। चैप्टर 13-18 स्टोरी ऑफ द मून फेस्टिवल। मजाक कर रहे हो क्या? मेरी 9 रिकलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेज एक कप समुद्री पानी से भी नहीं जीत सकती? लुओ म्यूजी अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, जबकि ऊपर से उसने अपना शांत चेहरा बनाए रखा। डैम इट, यह वो ही है चालाकी कर रहा है और उसने एक दाव खेला है। हम चाय ऑफर कर रहे हैं और वो समुद्री पानी दे रहा है। ये कितना बेशरम है। और फेरी सी ल्यू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, ये तो हद हो गई। लुंग फेई की टेबल के नीचे बांधी मुट्ठियों में नसें उभरने लगी। फेरी टियनलू ने जल्दी से माहौल को शांत किया। आसमान में चांद पूरा खिल चुका है। जब हमने चाय पी ही ली है तो अगर इस त्योहार के साथ कोई कविता ना हो तो ये अधूरा लगेगा। फैंग युआन ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या हम सच में कविता पढ़ने वाले हैं? वो ऐसे दिख रहा था जैसे उसने ये पहली बार सुना हो। लुओ म्यूजी और लू फेई की एक तुरंत चमक उठी। ये एक और मौका था, अपने दुश्मन को नीचे गिराने का एक और मौका। पिछली बार तो तुम बच निकले झूठ बोलकर। इस बार मैं तुम्हें लाइमलाइट से नीचे धकेलूंगा और फिर उस पर जोर से कुछ बार कूदूंगा। लुओ म्यूजी के दिमाग में यही ख्याल घूम रहा था, लेकिन ऊपर से उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और अंदाज एकदम शानदार था। यही हाल लुंग फेई का भी था, उसके दिमाग में भी ऐसे ही ख्यालात थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैंग युआन किस तरह का इंसान है। कविता में कंपटीशन? हे भगवान, ये तो किसी एक्सपर्ट के सामने अपनी काला दिखाने से भी बदतर था। फैंग युआन अर्थ से आया था, उसके दिमाग में पारंपरिक कविताओं का एक बड़ा भंडार था, जिसमें मशहूर रचनाएं भी थी और दुनिया हिला देने वाले मास्टरपीसेस भी। वो आसानी से उनमें से एक इस्तेमाल कर सकता था और ये दोनों अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते।
हाँ, हम कविता पद करने जा रहे हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कियाओ सी लियू ने फैंग युआन को जवाब दिया। ओह, प्लीज समझाइए, फैंग युआन ने पूछना जारी रखा। ये एक कहानी है जो सदर्न बॉर्डर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और मून फेस्टिवल की शुरुआत भी यहीं से हुई। कियाओ सी लियू ने बड़े सलीके से बताना शुरू किया। बहुत पहले की बात है, सदर्न बॉर्डर के एक गांव में एक नौजवान एक बूढ़े गू मास्टर की बेटी से प्यार कर बैठा और गू मास्टर की बेटी भी यूएस मॉडल नौजवान से प्यार करती थी। नौजवान ने हिम्मत जुटाकर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी बूढ़े गू मास्टर के इनकार का सामना करना पड़ा। तुम सिर्फ एक मोटल हो, जबकि मेरी बेटी एक गू मास्टर है जिसका भविष्य उज्जवल है। तुम मेरी बेटी के लायक कैसे हो सकते हो? दफा हो जाओ, नौजवान ने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, लेकिन बूढ़े गू मास्टर ने ताना मारा। तुम दिन में सपने देख रहे हो, सोचते हो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। तुम, एक मामूली मोटल जो चाय तक नहीं बना सकता। तुम्हारा क्या काम है? नौजवान ने जवाब दिया, सिर्फ चाय ही तो है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर मैं बना दूं, तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे? बूढ़े गू मास्टर को सर दर्द महसूस हुआ। वो जानता था कि उसकी बेटी इस नौजवान से बहुत प्यार करती है। जबरदस्ती उन्हें अलग करने से उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। अगर तुम एक ऐसी चाय बना सकते हो जो मेरी उम्मीदों पर खरी उतरे, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। नौजवान खुश हो गया और तुरंत राजी हो गया। सर, मैं जरूर बनाऊंगा। गू मास्टर की बेटी ये सुनकर बहुत चिंतित हो गई। मेरा परिवार अपनी मशहूर चाय के लिए जाना जाता है और तुम्हें एक ऐसी चाय बनानी है जो मेरे पिता को संतुष्ट कर सके। तुम सिर्फ एक मोटल हो जिसके पास कोई गू मास्टर की काबिलियत नहीं है। तुम एक अच्छी चाय कैसे बना सकते हो? लेकिन नौजवान ने जवाब दिया, चिंता मत करो। कौन कहता है कि मोटल्स चाय नहीं बना सकते? मैं तुम्हें 3 सिद्धांत बताता हूं। पहला सिद्धांत, जंगल का कानून। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगे को। ये कहकर नौजवान एक नदी के पास गया और एक बड़ी मछली पकड़ी। उसने मछली को काटा, अंदर से एक छोटी मछली निकली। फिर उसने छोटी मछली को काटा और अंदर से एक झींगा निकाला। दूसरा सिद्धांत, इंसान को खाना भी होता है और निकालना भी। नौजवान ने फिर झींगा खा लिया और एक गोबर का ढेर निकाला। तीसरा सिद्धांत, गोबर वनस्पति को बेहतर उगने में पोषण दे सकता है। नौजवान ने अपना गोबर मिट्टी के नीचे दबा दिया और वनकई, फूल और पौधे खिलने और बढ़ने लगे। नौजवान ने उनमें से एक फूल तोड़ा और उसी नदी में भिगो दिया। पूरी छोटी नदी चाय में बदल गई। बूढ़े गू मास्टर ने इस चाय का एक घूंट लेने के बाद काफी देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप अपना वादा तोड़ने का तो नहीं सोच रहे ना? तब जाकर बूढ़े गू मास्टर ने ना चाहते हुए भी सर हिलाया। लड़के, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन तुम्हारे जैसे एक मोर्टल के लिए मेरी बेटी से शादी करना अभी भी नामुमकिन है। तुम बहुत गंवार हो और तुम में कोई काला नहीं है। तुम कविताएं नहीं पढ़ सकते। नौजवान ने अपना सर खुजलाया और चिंता से बोला, भले ही मैंने पहले कभी कविता नहीं पढ़ी, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। बूढ़े गू मास्टर ने तंज किया, तुम? नौजवान ने वापस पूछा, मैं क्यों नहीं कर सकता? लड़के, कविता पढ़ना बस कुछ शब्द बोल देना नहीं होता। हम गू मास्टर्स कविता पढ़कर आसमान और जमीन में बदलाव ला सकते हैं। हम इंसानों को खुशी से नाचा सकते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, बिना कोशिश किए मैं कैसे जान सकता हूं? ठीक है, तो कोशिश करो। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम फेल हो गए, तो तुम्हें यहां से जाना होगा और मेरी बेटी से फिर कभी नहीं मिलना होगा। नौजवान के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने इधर उधर टहलना शुरू कर दिया, सोचने लगा कि कौन सी कविता पढ़े। लेकिन उसने पहले कभी कोई कविता नहीं पढ़ी थी। उसी कोई अंदाजा नहीं था कि शुरुआत कैसे करे। उसी पाल उसने जमीन पर चींटियों को देखा। उसने खिड़की के बाहर पक्षियों और डूबते सूरज को देखा। अचानक उसने अपने सर पर थपकी मारी। उसने पढ़ना शुरू किया, चिड़िया नीचे उड़े और सांप रेंगते जाएं, चींटियां घर बदले जब बारिश आए। सदर्न बॉर्डर में बहुत बारिश होती थी और यूएस वक्त बसंत का मौसम भी था। नौजवान ने बस अपनी बात खत्म ही की थी कि आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। बूढ़े गू मास्टर का चेहरा बदल गया। नौजवान ने जारी रखा, बसंत की एक बूंद तेल की एक बूंद जैसी, ज्यादा हो जाए तो हमारी मुश्किल ऐसी। बारिश तेज हो गई और आसमान काला हो गया। बूढ़े गू मास्टर का चेहरा थोड़ा भी रंग हो गया। नौजवान ने अपना सर पकड़ा और गाल खुजलाए। एल्म के पेट झुके जब खेती शुरू हो, बाल गिरे जब बीज बिखरे। इस पॉइंट पर नौजवान अटक गया और उसकी जान पर बन आए, लेकिन वो आखिरी लाइन नहीं बोल पा रहा था। मैं तुम्हें कुछ और वक्त देता हूं, बूढ़े गू मास्टर ने तंज किया।
नौजवान की आंख चमक उठी जब उसने बूढ़े गू मास्टर की तरफ इशारा किया और कहा, मालिक सारा अनाज ले गया, हमारे भूखे पेट सब दर्द में हैं। बूढ़े गू मास्टर ने तुरंत गुस्से में अपना पैर पटका और खड़ा हो गया, उसके हाथ में चाय का कप टूट गया। फिर उसने नौजवान की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, एक मामूली मोर्टल की इतनी हिम्मत। लेकिन उसकी बेटी हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। कमाल है, इस गीत ने आसमान और जमीन बदल दिए और पिताजी को भी नाचा दिया। बूढ़ा गू मास्टर ये देखकर गुस्सा हो गया कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड का साथ दे रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, लेकिन अभी आखिरी बाकी है। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन शादी के तोहफे का क्या? क्या तुम कोई ऐसा तोहफा दे सकते हो जो मुझे खुश कर दे? नौजवान ने उदासी से अपना सर झुका लिया। वो एक फूस की झोपड़ी में रहता था, घास की चटाई पर सोता था और उसके पास बस एक ही जोड़ी सिले हुए कपड़े थे। मैं अपनी सारी संपत्ति शादी के तोहफे के रूप में दे दूंगा, नौजवान ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे दिखाओ, बूढ़े गू मास्टर ने कहा। नौजवान बूढ़े गू मास्टर को अपने घर ले गया, उस पुरानी फूस की झोपड़ी में। उसने फिर कहा, ये मेरी सारी दौलत है। ये पुरानी झोपड़ी जिसमें हर जगह छेड़ हैं? बूढ़े गू मास्टर ने नफरत से इशारा किया। ये घास की चटाई जो टूटने वाली है? बूढ़े गू मास्टर ने चटाई फेंक दी। ये पत्थर जिन्हें स्टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? बूढ़े गू मास्टर ने पत्थरों को लात मारी और उन्हें तोड़ दिया। नौजवान ने अपना सर झुका लिया। बूढ़े गू मास्टर के हर जुमले पर नौजवान का सर और नीचे झुकता जा रहा था। जब बूढ़े गू मास्टर ने तीसरा जुमला कहा, नौजवान का सर लगभग उसकी छाती से लग गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक पत्थर से जिसे बूढ़े गू मास्टर ने लात मारी थी, एक खूबसूरत गूवर्म जो चांद जैसा दिखता था, आराम से उड़ता हुआ बाहर निकला, चमक रहा था। बूढ़ा गू मास्टर हैरान रह गया। नौजवान भी हैरान था, उसने ये पत्थर यूं ही पहाड़ के नीचे से उठाया था। बूढ़े गू मास्टर की बेटी खुशी से चिल्लाई, ये गूवर्म शादी के तोहफे के लिए काफी है ना? बूढ़ा गू मास्टर कुछ बोल नहीं पाया, वो कुछ कह ही नहीं सका और आखिर में वो बस अपनी नाक रगड़कर अपनी बेटी की शादी इस मोर्टल लड़के से करने पर मजबूर हो गया। फैंग युआन ने ये कहानी पहले भी सुनी थी, ये वाकई दिलचस्प थी। कहानी में एक मोर्टल और एक गू मास्टर के बीच का संघर्ष दिखाया गया था और आखिर में जीत मोर्टल की हुई थी। नौजवान ने तीनों बढ़ाएं पार की, आखिर में यूएस सुंदरी के साथ हो गया, जो एक गू मास्टर भी थी। बूढ़े गू मास्टर ने शुरू से आखिर तक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ये तर्क के हिसाब से ठीक नहीं बैठता। लेकिन इससे एक नीचे दर्जे के मोर्टल की बेहतर जिंदगी के लिए प्यास और खुशियों की तलाश दिखती थी। कियाओ सी ल्यू ने फैंग युआन को कहानी सुनाई और साथ हाई मून फेस्टिवल के रिवाजों को भी समझा दिया। क्यून मून फेस्टिवल के दौरान सदर्न बॉर्डर के लोग, चाहे वो गू इमोर्टल्स हों या मॉर्टल्स, चाय बनाते, कविताएं पढ़ते और पत्थर तोड़ते हैं। जाहिर है, मॉर्टल्स की चाय साधारण चाय की पत्तियों से बनती थी और पत्थर तोड़ने की जगह शुभ आशीर्वाद पाने के लिए कंकड़ तोड़ने का रिवाज बन गया। ये काफी दिलचस्प कहानी है, शुक्रिया फेरी सी ल्यू, मेरे शक दूर करने के लिए, फैंग युआन ने तहजीब से कहा। कियाओ सी ल्यू मुस्कुराई, आप इतने पोलाइट क्यों हो रहे हैं, आप मुझे बस सी ल्यू कह सकते हैं। है? लुओ म्यूजिक की एड़ फटी की फटी रह गई। कियाओ सी ल्यू का वो ये है कि प्रति रवैया अन दोनों के रवैये से बिल्कुल अलग था। हमने चाय तो पी ली है, अब चलो कविताएं पढ़ते हैं, लुंग फेई ने कहा। उसकी नज़र फैंग युआन की तरफ थोड़ी ठंडी थी और उसका लहजा भी थोड़ा सख्त हो गया था। कियाओ सी ल्यू की खूबसूरत एड़ी लुंग फेई की तरफ मुड़ी। लुंग फेई, तुम तो पहले से ही उतावले हो, मैं तुम्हारा मास्टरपीस सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। लुंग फेई खुशी से हंसा, उसके चेहरे से सारी सख्ती एकदम गायब हो गई जब उसने जवाब दिया, तो फिर मैं अपनी मामूली सी रचना सुनाता हूं। वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे पवेलियन से बाहर चला गया। जब वो पढ़ रहा था, अनजान नौजवान की तरह समाज में कदम रखा, कदम दर कदम में अकेला चलता हूं। लेकिन आज रात में अकेला नहीं पीटा, क्योंकि मेरे सपनों की सुंदरी चांद के नीचे यहां है। लुंग फेई अपने नीले लिबास और गोरे रंग के साथ धीरे धीरे पढ़ रहा था। पहली दो पंक्तियां उसके कल्टीवेशन के अनुभवों को बताती थी, उसके अकेले सफर का इशारा देती थी। आखिरी दो पंक्तियां मौजूदा हालत को बयां करती थी, खासकर आखिरी लाइन, ये एक छिपा हुआ इजहार-ए-इश्क था। वो पवेलियन से बाहर चला गया था और अपनी कविता पढ़ने के बाद वो अंदर वापस आ गया, कियाओ सी ल्यू को गहरी नजरों से देखते हुए। कियाओ सी ल्यू ने उसकी आंखों में जुनून महसूस किया और जल्दी से घूमकर फैंग युआन को देखा। लेकिन फैंग युआन ना तो उसी देख रहा था और ना हाई लुंग फेई के लिए कोई दुश्मनी दिखा रहा था, वो बस चुपचाप चाय पी रहा था।
कियाओ सी ल्यू की ईद में हल्की सी निराशा की झलक आई। चैप्टर 13-19 पोएम कॉम्पिटिशन। अच्छी कविता है, अच्छी कविता है। फेरी टियनलू दिलकश अंदाज में हंसी, खासकर आखिरी लाइन, मेरे सपनों की सुंदरी चांद के नीचे यहाँ है, ये वाकई बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगता है ये जरूर मेरे बारे में है, ही। उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाकिया बात कही। लुंग फेई ने लाचार और कड़वी मुस्कान दी, फिर से बैठते हुए, प्लीज मेरी इस मामूली सी रचना को नजरअंदाज करें, ये दिखाने लायक भी नहीं है। लुंग फेई, तुम बहुत विनम्र हो, मेरे पास भी एक कविता है। लुओ म्यूजी ने कहा। ओ, हम जरूर सुनना चाहेंगे। कियाओ सी ल्यू मुस्कुराई, लुओ म्यूजी को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए। लुओ म्यूजी कुछ पाल के लिए शांत हो गया, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। पहाड़ चढ़े इमोर्टैलिटी की तलाश में, हर कदम पर खतरा साथ में। धूल के कण रोशनी जैसे तैरते, दिल में अंधेरे गू छुपे रहते। सोने चांदी का सपना एक, हजारों साल का अकेलापन। 5 रीजन और 9 आसमान, सब कुछ टिका है एक सांस पर। हर लाइन में 5 शब्दों वाली इस कविता का कॉन्सेप्ट और कल्पना ने तुरंत हाइगू इमोर्टल्स को प्रभावित कर दिया। वो ध्यान से इसका लुत्फ उठाने लगे। पहाड़ चढ़े इमोर्टैलिटी की तलाश में, इसका मतलब था एक गू इमोर्टल का कल्टिवेशन। हर कदम पर खतरा साथ में, गू इमोर्टल्स को अपने कल्टीवेशन में मुसीबतों और आफतों से निपटना पड़ता था। अपनी पूरी कोशिश अपने इमोर्टल एपर्चर को मैनेज करने में लगा देते थे। ये पहाड़ चढ़ने जैसा था, जितना ऊपर जाते उतना ही खतरनाक होता जाता। धूल के कण रोशनी जैसे तैरते, इसका मतलब था कि वक्त हमेशा गुजरता रहता है, और इस दुनिया में लोगों पर धूल जमती है और लोग खुद तैरती हुई धूल जैसे हैं। दिल में अंधेरे गू छुपे रहते, ऊपर से तो इसका मतलब था कि गू इमोर्टल्स अपने इमोर्टल एपर्चर्स में इमोर्टल गू और मोर्टल गू रखते हैं। लेकिन वहां मौजूद गू इमोर्टल्स की लिटरेचर में गहरी समझ थी, वो इसके गहरे मतलब को पहले ही समझ चुके थे। अंधेरे गू का मतलब था अंधेरा, नाकामयाबी, हार, समझौते, निराशाएं और दूसरी नेगेटिव फीलिंग्स। मॉर्टल्स सोचते थे कि इमोर्टल्स की जिंदगी अच्छी होती है, लेकिन इमोर्टल्स ऐसी मुश्किलों का सामना करते थे जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। जरा दुनिया के जीवों को देखो, कौन सच में आजाद और बेफिक्र है? गू इमोर्टल्स अपने कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर सहते थे, उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स का आना लाजमी था, यहां तक कि इमोर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स भी इससे अलग नहीं थे। पहाड़ चढ़े इमोर्टैलिटी की तलाश में, हर कदम पर खतरा साथ में। धूल के कण रोशनी जैसे तैरते, दिल में अंधेरे गू छुपे रहते। ये पंक्तियां मुख्तसर थी, लेकिन इनका मतलब गहरा था। जिस पर ध्यान से सोचा जाए तो यह गू इमोर्टल्स के दिल को छू जाती थी। इसके बाद की लाइंस, सोने चांदी का सपना एक, हजारों साल का अकेलापन, इसका मतलब था सोना और जड़े, हर तरह की दौलत बस ऊपर की चीजें हैं और सपनों की तरह हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, प्यार, नफरत और सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। इससे पता चलता था कि कवि दुनिया के बदलावों को कितनी बेपरवाही से देखता है, कि उनका दिमाग दुनियावी एहसासों से आजाद है। आखिरी पंक्ति, 5 रीजन और 9 आसमान, सब कुछ टिका है एक सांस पर, जोश और शान से भरी हुई थी, पिछली लाइंस की उदासी और बोझ को हटा देती थी। इसके कई और मतलब भी थे, जैसे जब तक इंसान में एक सांस बाकी है वो जिंदा है, जब वो ये सांस खो देगा तो मर जाएगा। लोग यूएस एक सांस के लिए ही मेहनत करते और लड़ते हैं। दुनिया को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करें तो गू इमोर्टल कल्टिवेशन 5 रीजन्स और 9 आसमान को थामने वाले स्तंभों जैसा था, हर कोई बस खुद को संभालने के लिए मेहनत कर रहा था। पूरी कविता पहले धीमी थी, फिर उसकी गाती तेज हो गई, एक शानदार मंजर बनाती हुई जिसने सुनने वालों को प्रशंसा से भर दिया। एक पाल के लिए पवेलियन में खामोशी छा गई, इमोर्टल्स चुपचाप इस कविता पर विचार कर रहे थे। कियाओ सी ल्यू ने अपने मन में सोचा, अजीब है, लुओ म्यूजी के बारे में मेरी जितनी समझ है, वो अपने नेचर से ऐसी कविता कैसे बना सकता है? शायद उसने किसी और का काम चुराया है। उसने ये भी नहीं कहा कि ये उसकी अपनी क्रिएशन है। उसने लुओ म्यूजी को ऊपर से नीचे तक देखा। लुओ म्यूजी ऊपर से शांत दिख रहा था, सीधा बैठा हुआ चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान उसके अंदर के एहसासों को जाहिर कर रही थी। कियाओ सी ल्यू अंदर मुस्कुराई, लेकिन उसी बेनकाब नहीं किया। उसने फिर अपनी नजर फैंग युआन की तरफ घुमाई। फैंग युआन का एक्सप्रेशन अचानक से अजीब हो गया था। ये चीजू की 5 वर्ड्स पोएम है? ये कैसे मुमकिन है? डेमन इमोर्टल ची जुए का ग्रोटो हेवन तो तभी सामने आया था जब 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान ड्रीम रेल्म्स पहले फूले थे। अजीब है, अजीब है, अजीब है। डेमन इमोर्टल ची जू ओल्डन एंटिक्विटी इरा का एक महान एक्सपर्ट था,
एक रैंक 8 गू इमॉर्टल जिसकी बैटल स्ट्रेंथ जबरदस्त थी और उसने एक बार लिमिटलेस डेमन वेनरेबल से 3 बार लड़ाई की थी। नतीजे एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार थे। जाहिर है पहली 2 लड़ाइयां तब हुई थी जब लिमिटलेस डेमन वेनरेबल रैंक 9 तक नहीं पहुंचा था, और आखिरी लड़ाई में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल रैंक 9 तक पहुंच चुका था, डेमन इमॉर्टल ची जुए को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन लड़ाई फिर भी 9 दिन और 9 रातों तक चली थी, उसके बाद ही वो हारा था। लेकिन लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने डेमन इमॉर्टल ची जुए को मारा नहीं और उसी जाने दिया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने उस वक्त ये कहा था, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन तुम्हारे बिना मैंने इतनी शिद्दत से ट्रेनिंग नहीं की होती। तुम्हारा भी हाथ है मुझे मेरे आज के कल्टिवेशन लेवल तक पहुंचाने में। एक महान डेमन वेनरेबल से ऐसी मान्यता और तारीफ पाकर डेमन इमॉर्टल ची जुए का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उसकी मौत के बाद छूटा ग्रोटो हेवन आज तक मौजूद था। फैंग युआन की पहली जिंदगी में 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान ड्रीम रेल्म्स एक के बाद एक सामने आए, रीजनल वॉल्स गायब हो गई और 5 रीजन्स एक हो गए। इतने बड़े बदलाव ने आसमान और जमीन की में हलचल मचा दी, बहुत सारी छिपी हुई ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवन्स को बाहरी दुनिया के सामने ला दिया। डेमन इमॉर्टल ची जुए का ग्रोटो हेवन ऐसी ही सिचुएशन में सामने आया था। बिलाशुबा जैसे ही वो सामने आया उसने 5 रीजन्स में हंगामा मचा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल लॉजिक यह है कि जुए की 5 वर्ड्स पोएम चीजू ग्रोटो हेवन में खुदी हुई थी। लुओ म्यूजी को इस वक्त इसके बारे में कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं उसने पहले हाई कीजू ग्रोटो हेवन में प्रवेश कर लिया है? फैंग युआन के विचार एक पल के लिए थोड़े अस्तर व्यस्त हो गए। चीजू ग्रोटो हेवन में यूएस डेमन इमॉर्टल की असली इनहेरिटेंस थी। यह डेमन इमॉर्टल स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग के लेवल का था, यहां तक कि फैन भी उसके सामने फीका पड़ता था। अगर भी ये ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर पाता, क्या इस लुओ म्यूजी को मारने से मुझे की जुए की ट्रू इनहेरिटेंस मिल जाएगी? फैंग युआन के दिमाग में एक बार फिर से कत्ल का तेज इरादा उठा। फैंग युआन के विचारों से अनजान लुओ म्यूजी ने फैंग युआन को एक चुनौती भरी नजर दी। पता नहीं वो ये है का कौन सा महान काम है? हम सच में उसका इंतजार कर रहे हैं। ये तो जाहिर है। लुंग फेई ने जल्दी से बीच में टोका, लॉर्ड वू ये का ओरिजिन मामूली नहीं है, उनके पास बहुत अनुभव है और ऊपर से ईस्टर्न सी रिसोर्सेज से बहुत अमीर है। मेन वो ये है कि स्कॉलरली अटेनमेंट से अपनी तुलना नहीं कर सकता। इन दोनों ने फैंग युआन की मीठी बातों से तारीफ की, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कियाओ सी लियू इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी। इस वक्त उसने फैंग युआन को बचाया नहीं बल्कि फैंग युआन को देखा और उसी हिम्मत दी। मैं भी सच में तुम्हारी कविता सुनना चाहती हूँ, मुझे यकीन है कि वो जरूर दिलचस्प और खास होगी। हाँ हाँ, फेरी टियनलू ने जल्दी से हामी भरी। एक पाल के लिए फैंग युआन सबके प्रेशर में आ गया। उसने अपनी नाक रख दी और एक मजबूर मुस्कान दी। दोस्तों, आप सब मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। मेरे पास कहाँ कविताएं हैं, मुझे बनानी ही नहीं आती। वो ये है, तुम विनम्र बन रहे हो, बहुत ज्यादा विनम्र। लुओ म्यूजी हंसा। फैंग युआन ने कंधे उचकाए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चांद देखने के लिए कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। जब ऐसी बात है, वो ये है, तो तुम अभी एक क्यों नहीं बना लेते? वो एक शानदार रचना होनी चाहिए। थोड़ा वक्त लगे तो चिंता मत करना, हम सब इंतजार करने को तैयार हैं। लुंग फेई ने कहा। फैंग युआन को छोड़ने के मूड में नहीं था। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। बेशक उसके दिमाग में बहुत सारी कविताएं थी, अर्थ से प्राचीन काल से प्रशंसित बहुत सारी कविताएं थी। वो आराम से उनमें से कोई भी प्रसिद्ध पंक्तियां कॉपी कर सकता था। इस मौके के लिए ये काफी होता और इन गो इमॉर्टल से पैदा हुई मुश्किलों को हल कर देता। लेकिन उससे क्या? फैंग युआन ने चारों तरफ देखा। लुओ म्यूजी और लू फेई कियाओ सी लियू से प्यार करते थे। वो जाहिर है फैंग युआन को उनकी किरकिरी समझते थे। दोनों ने अपने राइवल को नीचे गिराने के लिए एक साथ काम करने का एक न कहा समझौता कर लिया था। ऐसे हारे हुए लोगों से मुकाबला करने से उसी क्या फायदा होगा? फेरी टियनलू कियाओ सी लियू की पक्की सहेली थी और वाकई मेहनत कर रही थी, पूरे दिल से कियाओ सी लियू की मदद कर रही थी। जहां तक उसके प्रेमी का सवाल था, उसने ज्यादा बात नहीं की और ज्यादातर वक्त शांत रहा, किनारे से चुपचाप चाय पी रहा था। इससे उसकी समझदारी का पता चलता था। और कियाओ सी लियू, इस परी के पास खूबसूरती और बैकग्राउंड दोनों और वो सदर्न बॉर्डर की 3 महान सुंदरियों में से एक थी। जाहिर है उसका अपना गर्व था। कियाओ क्लैन ने शायद उसी फैंग युआन के करीब जाने का आदेश दिया हो, लेकिन उसके अपने तरीके थे। उसने आज इस मून फेस्टिवल को होस्ट करने में बहुत सोचा था। उसने हर चीज का ख्याल रखा था,
न सिर्फ बैठने के ऑर्डर जैसे छोटी छोटी बातों का, बल्कि वो अपनी पक्की सहेली को भी मदद के लिए लाई थी। और उससे भी शानदार चाल ये थी कि उसने लुंगफी और लुओ म्यूजी को इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। जब दो मर्द एक लड़की के लिए आपस में मुकाबला करते हैं, भले ही वो एक सुअर हो, वो सोचेंगे कि वो कमाल की है। सिर्फ जब एक जीत जाता है और दूसरा कंपटीशन से बाहर हो जाता है, और जब विजेता यूएस सुअर को देखता है, तब उसी एहसास होगा, ओह, यह तो एक सुअर थी। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया, लेकिन लॉजिक वही था। जब एक कंपेटिटर सामने आता है, तो जिस लड़की के पीछे पड़ा जा रहा है वो और भी कीमती और ज्यादा मूल्यवान लगने लगती है। कियाओ सी लियू इस लॉजिक से पूरी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसने ये इंतजाम किया ताकि फैंग युआन के विचारों को उकसा सके और उसी पहल करने पर मजबूर कर सके। फिर वो आराम से राजी हो सकती थी और फैंग युआन को अपने जाल में फंसा सकती थी। अगर ये असली वू ये है होता, तो शायद वो पहले ही इस सुंदरी की प्लानिंग में फंस चुका होता। अफसोस, जिसका वो सामना कर रही थी वो फैंग युआन था। फैंग युआन पूरे वक्त भी असर रहा क्योंकि वो वू क्लैन और कियाओ क्लैन के बीच के रिश्ते को जानता था, और कियाओ क्लैन के बड़े लोगों की साजिश को भी। इस समझ के साथ फैंग युआन एक स्ट्रेटेजिक रूप से बेहतर और स्थिर स्थिति में था, जबकि लुओ म्यूजी और लू फेई सड़क के किनारे के जोकरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब फैंग युआन पवेलियन में गू इमोर्टल्स को एड़ रहा था, गू इमोर्टल्स भी अपनी नजरें उसी पर टिकाए हुए थे। पवेलियन में खामोशी थी, ये खामोशी बिना शक एक तरह का प्रेशर था। लुओ म्यूजी और लूफी मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। कियाओ सी लियू भी चाहती है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं। शायद वो थोड़ा अपसेट फील कर रही है। आखिरकार ऐसी सुंदरी के लिए समुंदर का पानी कुछ ज्यादा ही रूड था। रही बात फेरी टियन लू की, वो पूरी तरह कियाओ सी लियू के साइड है और उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। फैंग युआन ने ये सब सोचा, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए मैं एक सुनाता हूं, मुझ पर हंसिएगा मत। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। लुओ म्यूजी और लू फेई के चेहरों पर मुस्कान थी। अगले हाइपैल इमोर्टल्स ने फैंग युआन की कविता सुनी। अरे ओ समुंदर, तू पानी से बना है। अरे ओ घोड़े, तेरे 4 पैर हैं। अरे ओ सुंदरी, तेरी बड़ी इर्मू और एक मुंह है। कविता खत्म हुई। पूरा पवेलियन शांत था, सबका एक्सप्रेशन जैसे जम सा गया था। यहां तक कि कियाओ सी लियू और फेरी टियन लू भी इससे अलग नहीं थी। ये क्या बकवास है? ये एक कविता है? ये तो कचरा है। यह वो ही है, बिल्कुल गंवार है। ये क्या फालतूगिरी है? चांद को देखना और कविताएं पढ़ना, ये एक शानदार मौका था, अब सब बर्बाद हो गया। गू इमोर्टल्स अंदर ही अंदर एक सुर में चिल्ला रहे थे। फैंग युआन मुस्कुरा रहा था जब उसने कियाओ सी लियू को देखा। पता नहीं फेरी सी लियू संतुष्ट हैं या नहीं। संतुष्ट? भाड़ में जाओ। तुम्हें ये सवाल पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम तो हद से ज्यादा आउटरेजस हो। लुओ म्यूजी और लू फेई अंदर दहाड़ रहे थे, लेकिन अपनी शान का ख्याल रखते हुए उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं दिखाया। पवेलियन अभी भी खामोशी का मंजर पेश कर रहा था। है ही कियाओ सी लियू हंसी, भले ही ये बहुत मजबूरी वाली लग रही थी। ये कविता सच में खास है, सच कहूं तो मैंने ऐसी कविता कभी नहीं सुनी। ये वाकई आपकी रचना के लायक है। अब जब मैं इस पर ध्यान से सोच रही हूं, तो ये असल में काफी मजेदार है। लुओ म्यूजी, लुंग फेई, चैप्टर 1320 प्लीज अवैल्यूएट। लुओ म्यूजी और लुंग फेई बिल्कुल लाजवाब थे। वो फैंग युआन की आलोचना करना चाहते थे, लेकिन कियाओ सी लियू ने ऐसी टिप्पणी कर दी थी। अगर वो अब आलोचना करते, तो क्या वो कियाओ सी लियू को शर्मिंदा नहीं कर रहे होते? लुओ म्यूजी और लू फेई को लगा जैसे उन्होंने एक मक्खी निगल ली हो, लेकिन उसी थूक नहीं पा रहे थे। ये बर्दाश्त से बाहर था। फैंग युआन अंदर ही अंदर हंस रहा था जब उसने चारों तरफ देखा। कियाओ सी लियू जबरदस्ती अपनी मुस्कान बनाए हुए थी, जबकि फेरी टियन लू यूएसईवाई चिंता से देख रही थी। उसकी नजरों में कुछ हमदर्दी का एहसास लग रहा था। कियाओ सी लियू की पक्की सहेली होने के नाते फेरी टियन लू उसके इरादे को कैसे नहीं जानती? बस बात यह थी कि फैंग युआन ने बिल्कुल भी दाना नहीं चुगा, जिसने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया। जहां तक लुओ म्यूजी और लू फेई का सवाल था, उनके चेहरे इतने सख्त थे कि यह काफी मजेदार लग रहा था। फैंग युआन ने इन दोनों को देखा। कैसी लगी? मेरी कविता बुरी नहीं थी, है ना? बुरी नहीं थी? लुओ म्यूजी और लू फेई की आंख तुरंत बड़ी हो गई जब उन्होंने फैंग युआन को देखा, जैसे वो देखना चाहते हों कि यह इंसान और कितना बेशरम हो सकता है। लेकिन तुरंत बाद उन्होंने फैंग युआन को कहते सुना, भले ही मुझे अचानक से इंस्पिरेशन आई, लेकिन लगता है एक सच्ची मास्टरपीस कविता ऐसे ही बनती है। सी लियू को मेरी कविता सच में पसंद आई,
लेकिन मैं फिर भी आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सुनना चाहूंगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? इस कुत्ते की टट्टी जैसी चीज को कविता माना जा सकता है? तुम्हें फीडबैक चाहिए? सील्यू, तुम उसी इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो? तुम बदमाश, हे, किसने तुम्हें उसी इतने अपनेपन से बुलाने की इजाजत दी? लुओ म्यूजी और लूफी अपने दिमाग में पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते थे। उन्हें इसका मूल्यांकन करना था और कियाओ सील्यू के शब्दों की तरह अच्छी टिप्पणियां देनी थी ताकि वो उसी शर्मिंदा ना करें। इसने उन्हें एक मक्खी खाने से भी ज्यादा घिन दिलाई। फैंग युआन साफ तौर पर उनका प्यार में दुश्मन था और ये एक ऐसा कचरा भी था जिसे कविता नहीं माना जा सकता था, लेकिन लुओ म्यूजी और लू फेई को फिर भी इसका मूल्यांकन करना था और अच्छे कमेंट्स देने थे। ये कविता, ये साफ है, समझने में आसान है और पढ़ने में भी आसान है। लुओ म्यूजी हकलाया। उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था और उसी लग रहा था कि वो उल्टी करने वाला है। फैंग युआन ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, फिर लुंग फेई की तरफ मुड़ा। तुम क्या सोचते हो? लुंग फेई ने देखा फैंग युआन उसी घूर रहा है। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे और जैसे फड़क रहे थे। उसने बेरुखी से टिप्पणी की, ये एक अच्छी कविता है। फैंग युआन की भौहें उठ गई। वो इस इंसान को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? उसने आगे पूछा, इसमें अच्छा क्या है? लुंग फी गुस्से में था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब वो अंदर ही अंदर चिल्लाया, मुझे क्या पता इसमें अच्छा क्या है? इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तुमने ये कचरा बनाया है और फिर भी तारीफ चाहते हो। तुम बदमाश। फैंग युआन के मुस्कुराते चेहरे को देखकर लुंग फेई को एक तेज इच्छा हुई कि वो चाय का कप फैंग युआन के चेहरे पर दे मारे। उससे सच में उसके गुस्से को शांति मिलती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। कियाओ सील्यू उनके बिल्कुल पास थी। अगर लुंग फेई ने ऐसा किया तो कियाओ सील्यू के चेहरे का क्या होगा? क्या वो इस परी को शर्मिंदा नहीं करेगा? इसके अलावा वो लुओ म्यूजी जैसा नहीं था, वो एक अकेला इमॉर्टल था। इसके विपरीत वू यीहे का स्टेटस ऊंचा था। वो वू क्लैन में था और वू योंग का छोटा भाई था। लुंग फेई बस अपने गुस्से को दबा सकता था जब वो फैंग युआन की कविता का मूल्यांकन करने के लिए शब्द सोचने के लिए अपना दिमाग दौड़ा रहा था। मैं इस मून एप्रिशिएशन फेस्टिवल से सच में बहुत खुश हूं। कभी नहीं सोचा था कि मुझ में कविताएं लिखने का टैलेंट है। फैंग युआन कियाओ सील्यू पर मुस्कुराया। उसकी नजरों में गहरा मतलब था। कियाओ सील्यू का दिमाग हल्का सा हिला जब वो मुस्कुराई। अगला रॉक डाइसेक्टिंग है, शायद तुम्हें एक बड़ी जीत हासिल हो। हाँ, मैं भी इस इवेंट के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हूं। चलो पत्थर तोड़ते हैं। फेरी टियनलू ने जल्दी से टॉपिक बदलने में मदद की। मैंने यहां सबके चुनने के लिए बहुत सारे पत्थर तैयार किए हैं, प्लीज। कियाओ सील्यू जाहिर है तैयारी के साथ आई थी। उसके पीछे कियाओ क्लैन के साथ कुछ पत्थर इकट्ठा करना बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं थी। पवेलियन का माहौल हल्का हो गया। लुओ म्यूजी और लू फेई ने भी राहत की सांस ली। कम से कम अब उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ फैंग युआन की कविता की तारीफ नहीं करनी पड़ेगी। कियाओ सील्यू द्वारा तैयार किए गए पत्थर हर साइज के द गू इमॉर्टल्स ने उन्हें एक के बाद एक चुना और उन्हें वहीं पर तोड़ा, ये देखने के लिए कि अंदर कोई गू वर्म है या नहीं। जहां तक मॉर्टल गू का सवाल था, गू इमॉर्टल्स के लिए उन्हें हासिल करना बहुत आसान था। इसलिए माहौल आराम का था, अस गंभीरता जैसा नहीं जब गू मास्टर्स पत्थर तोड़ते थे। जाहिर है ये सिर्फ मॉर्टल गू पर लागू होता था। अगर इमॉर्टल गू शामिल होते तो इस रॉक डाइसेक्टिंग एक्टिविटी को गू इमॉर्टल्स द्वारा गंभीरता से लिया जाता। गू इमॉर्टल्स के पास ये जांचने के बहुत सारे तरीके थे कि किसी पत्थर में मॉर्टल गू है या नहीं, लेकिन आज के इवेंट में वो जाहिर है चीट करने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी समझ और किस्मत पर भरोसा करेंगे। जहां तक उन पत्थरों का सवाल था जिनमें इमॉर्टल गू होते थे, उन्हें सिर्फ इत्तेफाक से ही पाया जा सकता था, ना कि ढूंढने से। गू इमॉर्टल्स के जांचने के तरीके ऐसे पत्थरों के मामले में कम थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आज रात के इवेंट में एक इमॉर्टल गू पाने की कोशिश करना ख्याली पुलाव पकना और अव्यवहारिक था। वहां मौजूद किसी को भी ऐसी उम्मीदें नहीं थी क्योंकि यह सिर्फ एक मनोरंजक इवेंट था। बस ये था कि इस मनोरंजन का मतलब लुओ म्यूजी और लू फेई के लिए अतीत के मुकाबले अलग था। वो चुपके से फैंग युआन से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो लगभग खून की उल्टी करने के कागार पर द फैंग युआन के रॉक डाइसेक्टिंग के नतीजे शुरू से आखिर तक पहले स्थान पर बने रहे। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर की पार खपे बड़ी ई की मात्रा नजर पर निर्भर करता था। फैंग युआन में इस चीज की कमी बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी पहली जिंदगी में अपना खुद का रॉक गैम्बलिंग डे भी शुरू किया था। जहां तक किस्मत की बात है, क्या फैंग युआन की किस्मत खराब थी?
ये तो छोड़ ही दो कि उसने अपनी किस्मत कई दूसरे किस्मत वाले लोगों से जोड़ रखी थी, उसके पास खुद डॉगशिट लक इमॉर्टल गू था उसकी मदद के लिए। लेकिन भले हाईफैंग युआन को जीत मिली, ये काफी करीबी मामला था। उसने शुरू से बढ़तरी बनाए रखी, लेकिन ये बढ़तरी कई बार साफ नहीं थी। जिसने यूएस पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला वो लुओ म्यूजी था। ये इंसान एक अकेला इमॉर्टल नहीं था, वो सदर्न बॉर्डर के सुपर फोर्सेस में से एक से था, लुओ क्लैन। उसकी नज़र बहुत तेज थी, और सबसे जरूरी, उसकी किस्मत काफी अच्छी थी, उसके नतीजे फैंग युआन से बस थोड़े ही कम थे। लगता है उसकी किस्मत काफी अच्छी है, वरना यूएसईवाई की जुए की 5 वर्ड्स पोएम के बारे में पता नहीं चलता, है ना? फैंग युआन ने अपने मन में सोचा। उसके लिए लुंगफेई पार हाथ साफ करना परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन लुओ म्यूजी को टारगेट करने के लिए उसी लुओ क्लैन की चिंता करनी पड़ेगी। जाहिर है, वो जो भी करने का फैसला करे, वो ये है कि आइडेंटिटी पर बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। जब तक मून एप्रिशिएशन फेस्टिवल खत्म हुआ, तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। सबने एक के बाद एक विदाई ली, मंजर काफी जीवंत था। मैं आपको छोड़ने चलती हूं। कियाओ सी लियू ने फैंग युआन को छोड़ने की पहल की। लुओ म्यूजी और लू फेई की आंख लाल हो गई। चलो, लुओ म्यूजी और लू फेई असल में दुश्मन थे और एक दूसरे को एक की किरकिरी समझते थे, लेकिन आज रात के इवेंट के दौरान उन्होंने उल्टा एक न कहा समझौता कर लिया था। 4 गु इमॉर्टल्स ने पवेलियन को एक के बाद एक छोड़ दिया, पीछे फेरी टियनलू और उसके प्रेमी को छोड़कर। साय फेरी टियनलू ने आ भरी, आज का मून एप्रिशिएशन फेस्टिवल बहुत थका देने वाला था। कुछ नहीं किया जा सकता। उसके प्रेमी ने भी आ भरी, उसकी नजरें साफ और चमकदार थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थमा और मुस्कुराए जब वो बादलों पर कदम रखकर चले गए। यह वो ये है एक पूरा गंवार है। उसने आखिर लिखा क्या था? क्या यूएस चीज को कविता भी कहा जा सकता है? लुओ म्यूजी गुस्से में जल रहा था, लेकिन फेरी सी लियू का उसके बारे में बिल्कुल अलग नजरिया है। लुंग फेई ने अपने दांत पीसे। HMPH, क्या अलग नजरिया? उसकी सबसे बड़ी कीमत उसकी आइडेंटिटी है। लुओ म्यूजी ने थोड़े जलने वाले अंदाज में कहा। लुंग फेई का चेहरा क्रूर था। मेन यह चुपचाप नहीं सह सकता, मेन वो ये है को इतनी खुशी से जीने नहीं दे सकता। अपने रास्ते में लुओ म्यूजी और लू फेई ने गर्मा गर्म बातचीत की। ओ, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? वू क्लैन भले ही हर तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहा हो और उनके पास पहल की कमी हो, लेकिन उनके पास अभी भी अपना स्टेटस बनाए रखने की काबिलियत है। अगर तुम वो ये है के खिलाफ कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें वू क्लैन का ख्याल रखना होगा। चाहे खुले आम हो या चोरी छुपे, वू योंग वू ये है के पीछे खड़ा होगा। हमें इस रिश्ते को अच्छे से सोचना होगा। लुओ म्यूजी ने कहा। वो एक राइचस पाथ गु इमॉर्टल था और यहाँ की मुश्किल से वाकिफ था। अगर उन्होंने अपने रिश्ते को ज्यादा आन लिया, तो वो ये है को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इसे कम आंका, तो वो क्लैन का प्रतिशोध कौन सह पाएगा? लुंग फेई ने अपने होठ सिकोड़े जब उसने सोचा, राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स को हर चीज की चिंता करनी पड़ती है। दूसरी तरफ डिमोनिक पाथ सीधे एक्शन ले सकता है। लेकिन लुंग फेई एक डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं था, वो एक अकेला कल्टीवेटर था जो राइचस पाथ की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। लुंग फेई ने तंज किया जब उसकी ऊँग में एक सिनिस्टर रोशनी चमकी। हमें खुद हाथ साफ करने की जरूरत नहीं है। फेरी सी लियू के बहुत सारे दीवाने हैं, सिर्फ हम दोनों नहीं। हम यूएस इंसान को खबर दे सकते हैं। वो जरूर गुस्सा होगा क्योंकि फेरी सी लियू ने इस बार यूएसईवाई इनवाइट नहीं किया। तुम ची क्लैन के इस बंदे की बात कर रहे हो? लुओ म्यूजी का चेहरा थोड़ा जटिल हो गया। ची क्लैन का वो गु इमॉर्टल कियाओ सी लियू का सबसे बड़ा आशिक था। आज रात से पहले लुओ म्यूजी उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन अब वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके वू यीहे को सबक सिखाने वाला था। भले हाई वू यीहे ने शिया फे इक्वाई को हारा दिया, ये इसलिए था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के ज्ञान पर भरोसा किया। अगर वो ताकतवर होता, तो यूएसईवाईएस माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर से कोई शर्त डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ती? वो सीधे माउंट स्नेल वापस छीन सकता था। ची क्लैन का वो बंदा जरूर वो यीहे से ज्यादा ताकतवर है, और ऊपर से उसी बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई दूसरा फेरी सी लियू की तरफ कोई इच्छा रखता है। लुंग फेई ने जारी रखा। लुओ म्यूजी की नजर दृढ़ हो गई। ठीक है, हम ची शांग को आज के मामले की खबर देंगे। कियाओ सी लियू कुछ दूर तक फैंग युआन के साथ गई, फिर उसने फैंग युआन से एक ना चाहते हुए विदाई ली। लेकिन वो सीधे कियाओ क्लैन के हेडक्वार्टर्स वापस नहीं गई, बल्कि पवेलियन में वापस आ गई। पवेलियन के अंदर एक गु इमॉर्टल एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था और चुपचाप बविचिंग टी पी रहा था।
ये इंसान कियाओ क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर था। वो महत्वपूर्ण किरदार जिसने फैंग युआन को पहले वो क्लैन में वापस आने में मदद की थी। कियाओ क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा। भले हाय वो ये है ईस्टर्न सी में बड़ा हुआ, वो आखिरकार वू डूजू का बेटा है। तो तुम क्या सोचती हो? कियाओ सी ल्यू की नज़र थोड़ी धीमी थी जब उसने धीरे से कहा, मैं सहमत हूं। फैंग युआन ने लुओ म्यूजी और लू फेई को निशाना बनाया, उन्हें मजबूर किया कि वो उसकी कविता को अच्छा कहें, लेकिन असल में ये कियाओ सी ल्यू पर एक अप्रत्यक्ष हमला था। कियाओ सी ल्यू अच्छी तरह जानती थी कि ये राइचस पाथ के टकराव का तरीका था। ऊपर से सब मुस्कुराते और खुश रहते थे, लेकिन असल में ये अंधेरे एंडकरेंस का एक भंवर था। कियाओ क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर ने आह भरी, हमारा कियाओ क्लैन हमेशा से वू क्लैन का सहयोगी रहा है, लेकिन हम कभी भी उनके कोर में गहरी पैठ नहीं बना पाए। कियाओ क्लैन के लिए वो ये है एक बहुत बड़ा मौका है, तुम समझती हो ना? कियाओ सी ल्यू ने अपने होठ काटे, उसकी नजरों में ना चाहत थी, लेकिन उसने आखिर में फिर भी सर हिलाया, मैं समझती हूँ। चैप्टर एंड।